नमस्कार दोस्तों। आपने देखा है कि जो हमारे दो पड़ोसी मुल्क हैं जिसको ये बोलते हैं हम साया मुल्क, मतलब कि अपनी सांसें निकाल कर ये वहाँ चले गए कि हमने हिंदुओं के साथ नहीं रहना। और वहाँ पर जब तक हिंदू था इनके तरक्की होती गई, और जैसे जैसे हिंदुओं का ग्राफ उस कंट्री में कम हुआ है इनकी सांसें आनी बंद हो गई हैं। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी कंट्री को चलाया कैसे जाए। अब ये एक जैन है, एक अग्रवाल बैठा है यहाँ पर। इन दोनों ने मिलकर भी पाकिस्तानियों को समझाने की बड़ी कोशिश करी कि बेवकूफ़ो, तुम्हारी कंट्री ऐसे नहीं चल सकती जैसे तुम चला रहे हो। लेकिन सुनने वाला कोई हो तो हम सुनाई भी। लेकिन आज एक बात करते हैं कि क्या वहाँ पर डेवलपमेंट लेटेस्ट हुई हैं। दोनों कंट्रीज में स्यापा खड़ा हो गया है, और स्यापा भी इतना बड़ा है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। बांग्लादेश में भी टुकड़े होने के कगार पे हैं। उनका मोहम्मद यूनुस जो है उसकी सांसें ऐसे चलती हैं और फूल के नीचे आ जाती हैं जैसे ही वो अपने कंट्री का हाल देखता है। इधर जो पाकिस्तान है इनका भी आपको पता है फटे हाल है, और इनको सिलने के लिए सुई धागा भी बाहर से किराए पर लेके आना पड़ता है, और वो देने को कोई तैयार नहीं है। अब ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये कदमों में आई हुई हैं भारत के, वो सानू माफ़ कर दो तो सानू थोड़ी सी हेल्प कर दो। मोहम्मद यूनुस ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं आपके पैरों में गिरने वाला हूँ, गिर सकता हूँ, आप बस मदद कर देना। यानी कि जब इनको पैसे चाहिए होते हैं तब ये लाइनों में लगाकर, ये मुझे लगता है जैसे यहाँ पर 80 करोड़ लोग हैं उसमें ये 1 और 2 नंबर ये भी लग जाएंगे उसी लाइन में भीख मांगने के लिए। अब इसके बाद डिटेल में बात करते हैं क्योंकि मज़ेदार वीडियो है, और ये मज़ेदार टॉपिक उमेश जी से ज़्यादा अच्छा आपको पता है कि कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर्स लेके बात करते हैं, तंज तो बिल्कुल कसते ही नहीं है मेरी तरह। तो उमेश जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय सिया राम। सर जय सिया राम तो हमने बोल दिया यहाँ पर, और हमने तरक्की देखी अपने कंट्री में। और अब इधर देखिए दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट, हमारा ये हालत है कि दोनों ही हमें ख़त्म करने के लिए आपस में बात कर रहे हैं कि तू भी भिखारी मैं भी भिखारी, आओ हम मिलकर, तुम मेरे कपड़े सिलो मैं तुम्हारे कपड़े सिलता हूँ। सर ये कब तक चलेगा कपड़े सिलने वाला काम एक दूसरे का? मुझे तो लगता है इनका कुछ और भी फटा हुआ है, ये उसको भी सिलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर जी, जैसे ही हमने ये मुहिम शुरू की है तो हम देख रहे थे कि स्टार्टिंग में जब ये गवर्नमेंट गिरी थी शेख हसीना की, तो दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए थे। सब लोगों ने वेलकम किया था कि ये ईस्ट पाकिस्तान आ गया है, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान। और जहाँ तक देखा जाए बांग्लादेश में बात होने लगी कि हमें पाकिस्तान से न्यूक्लियर मिसाइल चाहिए, हमें आर्टिलरी शेल्स चाहिए, वी शुड रिवाइव सार्क, इतनी सब बातें चालू हो गई थी। इनफैक्ट अभी ऐसा भी हालत है कि अगर पाकिस्तान से कोई मटेरियल इंपोर्ट होता है उसकी पहले एक्सटेंसिव चेकिंग होती थी, वो खत्म कर दी गई है। बांग्लादेश में अभी ऐसा है कि लास्ट 2 दिन पहले चाइनीज सबमरीन ने डॉक किया था चिटगांव पोर्ट पे, वो सब चालू हो गया था। पर देखिए पाकिस्तान में अभी स्कोर कमिट चल रहा है, वहां पर 14, 15, 16 3 दिन कर्फ्यू लगा दिया गया है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। वहां पे इमरान खान की पार्टी है तहरीक इंसाफ, उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है। सुनने में आया कि प्रोटेस्ट के कारण जो जैसे जैसे समिट पास आ रही है प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो रहे हैं, और रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस भी आ रहा है। कराची में सुनने में आज सुबह वायलेंस आया, थोड़े दिन पहले मालूम पड़ा कि 30 माइनर मर चुके थे। कराची में 2 चाइनीज को मार दिया गया था। ऐसी हालत है कि बलूचिस्तान में तो मर ही रहे थे, वहां पे पश्तूनिस्तान भी चालू हो चुका है। वहां पे एक पश्तून डोमिनेटेड पार्टी है जिसका नाम है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। उसके जो सरगना है मंजूर पश्तीन, उन्होंने बोल दिया पाकिस्तान आर्मी को कि 60 दिन का टाइम देता हूँ, 60 डेज टू वकेट खैबर पख्तूनख्वा। और इन पश्तून का जो जब पश्तून ये लोगों, इन पश्तून का एक जिरगा मीटिंग हो रही है जिसमें सारे वॉरलॉर्ड, पश्तून वॉरलॉर्ड मिल रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। उन्होंने DGISPR को चेतावनी दी है, कमांडर इन कॉर्प्स की चेतावनी दे दी है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को भी दे दिया है। वो बोलते हैं हम डूरांड लाइन को मानते ही नहीं है।
तो ये पश्तूनिस्तान बनाना है उनको, बलूचिस्तान छोड़िए, उनको तो पश्तूनिस्तान बनाना है। यहाँ तक बोल दिया है कि बंगालियों ने सिर्फ आपकी पैंट उतारी थी, हम तो आपकी चमड़ी भी उधेड़ देंगे। और इन और सर जी, इनका जब जब भी जिरगा होता था तो अमेरिकन भी वॉच करते थे, क्योंकि ये पैदाइशी ये लोग दे आर वेरी गुड फाइटर। और उस एरिया से अगर जो मुजाहिदीन बन के निकलते हैं, उन्होंने सोवियत यूनियन के फोर्सेस को भी धकेल दिया था अमेरिका अफगानिस्तान से 1991 में। आपको याद होगा नजीबुल्लाह का सर काट के इन्होंने लगवा दिया था काबुल में। तो अब देखिए यहाँ वहां पे प्रॉब्लम चालू हो गया। सेकेंड, अभी भी रिपोर्ट्स मिल रही है कि आज तक 25 से 27 पाकिस्तान पुलिस ऑफिसर्स को बलूचिस्तान में मौत के घाट उतार दिया गया। गुड न्यूज। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होते जा रहे हैं। IMF की नई पाबंदी आ चुकी है। पाकिस्तान में जनरल प्रॉब्लम्स चालू हो रहा है। मैंने आपको ये बताया था पाकिस्तान का विघटन वो जल्दी एक्सेलरेट हो चुका है। और मैंने ये भी बोला था कि आपको कि विदाउट फायरिंग अ बुलेट कैसे काम निकाला जाता है बाय चोकिंग द एनिमी, वो दिखना जाता है। पाकिस्तान की अवाम बोल रही है कि इंडिया में डेवलपमेंट देखो। POK की जनता इंडिया के साथ विलय होने के लिए रेडी है। कल अगर आप थोड़े दिनों में आपको यही आवाजें सिंध से नजर आएगी, यही आवाज आपको रावलपिंडी में भी नजर आएगी। अब यहाँ पे आते बांग्लादेश में, जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट गई थी, वहां पे टेक्सटाइल मजदूरों का प्रोटेस्ट चालू हो गया था। 14 दिन पहले बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एक टेक्सटाइल वर्कर की मौत भी हो गई थी। उसके बाद बांग्लादेशी मिलिट्री, इसको ईस्ट पाकिस्तान मिलिट्री बोल सकते हैं अभी, उन्होंने 1000 से 1100 वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया है, उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए हैं। वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ढाका के पास है, आशुली गांव है, आशुली डिस्ट्रिक्ट है। बहुत सारे टेक्सटाइल फर्म बंद हो चुके हैं। बांग्लादेश जो इतना ग्रो कर रहा था, वो एक्सप्लॉइट कर रहा था वो इतने वर्कर्स को। अब वहां पे क्योंकि वो बहुत ही वेफर थिन मार्जिन पे काम कर रहा था, तो उनकी इंडस्ट्री तो अभी बंद हो गई है। दे आर नॉट एबल टू कम्पीट। बांग्लादेश में भी इंटरनल अराजकता फैल रही है, और उसके कारण इंडिया के अंदर मैंने सुनने में आया कि तिरुपुर में 450 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है। ज़ारा जैसी बड़ी ब्रांड है, वो भी नोएडा में अपने नया यूनिट लगा के वो लोग उधर से सोर्स कर रहे हैं। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है इंडिया और वियतनाम। तो बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम चालू हो रहा है। जो आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वो बांग्लादेश में बाद में होगा। और आपने बरोबर बोला है, जैसे जैसे हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हुई है, वहां पे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी जा चुकी है। पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 3% भी नहीं है। बांग्लादेश में भी 22 से 23 थे, आज 8 से 9 है। तो बांग्लादेश के हिंदू को तो बचाने के लिए हमें बांग्लादेश का विघटन करना पड़ेगा। हमें वहां पे अपनी आर्मी भेज के हिंदू बहुल एरिया को इंडिया में मर्ज करने की जरूरत है। अभी प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमें करने की जरूरत है, पर क्या करना है वो नहीं बताया। मेरा तो यही मानना है कि उनका उधर आर्मी भेजो और उधर जाके हिंदूज को प्रोटेक्ट करो। जब तक आप सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अब आपको रियल पावर भी दिखानी पड़ेगी, जरूरी है। सर, ये कहना आसान है कि दूसरे कंट्री में जाकर उनकी पॉपुलेशन है, वो हिंदू हैं या वहाँ पे मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, वो उनकी पॉपुलेशन है। हम वहाँ पर जाकर उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो कल का बांग्लादेश वाले बोलेंगे हमने वेस्ट बंगाल में और केरला में आकर मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना है। क्या हमें एक्सेप्ट होगा? सर जी, सबसे पहले तो वो अपनी कंट्री को तो संभाल लें। यहाँ पे मुसलमान ही मुसलमान के अगेंस्ट हो रहा है। पाकिस्तान में देख लीजिए,
सिंधु देश उधर लिबरेशन आर्मी है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, पश्तूनिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान की बात किया जा रहा है। पाकिस्तान की नाम की कोई कंट्री नहीं है, वो सिर्फ एक लाहौर का एक लाहौर के पंजाब प्रोविंस के साथ रहेगा, वो वही पाकिस्तान रह जाएगा थोड़े दिनों में। और बांग्लादेश की क्या बात करोगे आप, उधर भी प्रॉब्लम है, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो बंगाली है या जिहादी है। जब तक वो बंगाली बने रहते हैं तब तक वो ठीक है, जिस दिन वो इस्लामिस्ट होते हैं उसका भी बेड़ा गर्क हो चुका है। तो वहां पे हमें एक और एक काम करना पड़ेगा, वहां पे जो भी है, जो बंगाली, जो उनकी कस्टम्स है, बंगाली आइडेंटिटी है, उसको रिस्टोरेशन पे काम करना पड़ेगा। इंडिया को एक तरह से जो बोलते हैं, हम पाकिस्तान में या सबको बोलते हैं कि चाइना, जैसे आप जानते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो इंडिया को चालू करना पड़ेगा। सिर्फ बाबा जी के स्टेटमेंट से, मोदी जी के स्टेटमेंट से काम नहीं होगा। यू हैव टू यूज द 5th जनरेशन वॉरफेयर। जब तक आप वो चालू नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। अभी इसराइल को ही देख लीजिए ना, ईरान के अंदर जाके उन्होंने साइबर थ्रेट यूज करके उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, पावर प्लांट, सबको डिसेबल कर दिया है। इसराइल तो करता ही रहता है, चाइना भी करता रहता है। मैंने खुद बड़ी बार वीडियो बनाई है कि आपको फ्री लेसन्स मिल रहे हैं। इजराइल दिखा रहा है कि आपके ऊपर अटैक के बाद आपको अटैक नहीं करना है, आपको अटैक से पहले ही अटैक करना है और दूसरे वाले को न्यूट्रलाइज करना है। और जब आपका ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, वो दोनों खुद ही डिसइंटीग्रेट होने को तैयार हैं। आपके तो सिर्फ एक थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है उनको। क्या भारत इसके अंदर हेल्प नहीं कर सकता? जैसे मैंने अभी आज ही एक पाकिस्तानी चैनल वालों ने मुझे इनवाइट किया था, देवर सिंह की ये तो रा की साजिश है। भी रॉ को भी रा बोलते हैं, तो ये जो रा की साजिश बोली जाती है कि जो पश्तून लोग बोल रहे हैं, ये सारा का सारा रॉ की तरफ से उनको फंडिंग है, सपोर्ट है। सर, आपको लगता है कि भारत की गवर्नमेंट ने ये काम करना शुरू कर दिया या इट इज़ देयर ओन मेकिंग? देखिए, भारत की गवर्नमेंट में मुझे जो लगता है अभी तक ऐसा काम चालू नहीं किया है, पर करना जरूरी होगा। थोड़े दिन पहले पीटीआई ने खुद भारत की सरकार, जयशंकर को आके बोला था कि आप हमारे साथ आके प्रोटेस्ट करिए। तो आप सोच लीजिए, पीटीआई खुद चाहता है कि भारत की सरकार को इंटरवीन करे। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान अभी करंट स्टेट में रहने वाला नहीं है, और जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ेगी उसका वो एक विघटन की कगार पे पहुंच जाएगा। वो समिट के बाद देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कितनी फास्ट मूव हो रही होगी। जनता को, पाकिस्तानी जनता, अवाम, वो स्ट्रीट पे आके अपने हुक्मरान को निकाल के मारेगी, जो श्रीलंका में हुआ था। और यही काम बांग्लादेश में भी होगा। उसको बोलेंगे इस्लामिक रेवोल्यूशन या जो भी ये नाम देना चाहे उसको देने दीजिए। जो शेख हसीना के साथ हुआ था, इस यूनस के साथ भी वही होने वाला है। मुझे एक चीज बताइए कि जो आज आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग जूते मारेंगे और बांग्लादेश में भी जूते मारेंगे, राहुल गांधी बोलता है मोदी जी को जूते मारेंगे, तो आपको नहीं लगता सेकेंडली जो लैंग्वेज आज ये इमरान खान की पार्टी बोलती है कि आप सड़कों पे आइए, आप दंगे कीजिए, और अगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मैं इस कंट्री के 3-4 टुकड़े कर दूंगा, ये इमरान खान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। राहुल गांधी भी यही स्टेटमेंट देता है। तो फिर क्या फ़र्क दिखता है आपको? वहाँ पर जब इमरान खान गवर्नमेंट में था उसने सारा काम अपने तरीके से किया, जैसे ही अपोजिशन में आया भारत की मदद मांग रहा है कि आप हमारी मदद कीजिए, ये गवर्नमेंट को गिरा दीजिए। भारत के अंदर भी राहुल गांधी दुनिया भर में जाता है और दुनिया भर में जाके बोलता है कि मेरी मदद कीजिए और हमारी गवर्नमेंट को गिरा दीजिए, हमारी मदद कीजिए इसमें। तो सर, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो तो हर एक कंट्री में ऐसा ही होता है। शेख हसीना के जो अपोजिशन में यूनिस था उसने वहाँ की गवर्नमेंट को गिरवा दिया। तो आपको तीनों सब कॉन्टिनेंट में, तीनों कंट्रीज में सेम हालात हैं। हाउ कैन यू मेक इट डिफरेंशिएट बिटवीन पाकिस्तान, भारत एंड बांग्लादेश? सर, पाकिस्तान में इमरान खान जन नेता है,
उसको नजरबंद करके भी रखने के बाद आप देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। पाकिस्तान में 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा है वो समिट के लिए। और याद करिए कि उन्हें हटाया गया था, सीआईए ने इंटरवीन करके शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को मिलकर सरकार बनाई थी, तब उनको हटाया गया था। यहाँ पे इंडिया में ये सक्सीड नहीं हुए, पर पार्शियली ये सक्सीड हो चुके, क्योंकि मोदी जी की सरकार को 240 पे ला दिया इन्होंने। और बांग्लादेश में तो बहुत ही बुरी हालत हुई, वहां पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, 5 मिनट का टाइम दिया कि आप निकलो इधर से, नहीं तो उनके मौत के घाट हटाते थे। तो यूएस इज डूइंग द रेजिम चेंज इंटरवेंशन इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मोदी जी को ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि कभी उनके ऊपर पलटवार हो जाए। देखिए लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। आज मोदी जी को गाली देने का एक फैशन हो गया है, क्योंकि नेशनलिस्ट चुप है यहाँ पे। आप कितनी बार सुनोगे? मुझे नहीं लगता कि आप सुनने वाले हो। लोगों को खराब लग रहा है यहाँ पे। आप किसी से भी जाके बात कर लीजिए कि स्टेटमेंट दे रहा है बरोबर है क्या? आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी विल एंडोर्स दैट। बिल्कुल ठीक बात है कि राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ही उसे कोई सीरियसली लेता है। मुझे लगता है इनकी पार्टी वालों ने भी उसको सीरियसली लेना बंद कर दिया। इसीलिए वो जो है आजकल जो पहले बोलता था कि मैं जलेबी बेचूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, अभी वो चाशनी पे आ गया है। बोतलों में भर भर के वो बैंकॉक लेके गया है वहाँ पर चाशनी को बांटने के लिए। तो उसका अपना पर्सनल मैटर है, वो चाशनी कहीं भी जाके बांटे। लेकिन मैटर ये है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे दो नेबरर हैं, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, आपस में मिलकर ये चाहते हैं कि यह एक तरह से जो शरिया है या इस्लामिक पागलपन है वो भारत पे भी लागू हो जाए। और दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करनी शुरू भी कर दी है। एक फेवर्ड नेशन का स्टेटस दोनों ने एक दूसरे को दे भी दिया है। इवन दो इनकी जो जिसको बोलते हैं कि क्रिकेट में राइवलरी है, लेकिन जब भारत का बात आती है तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। आपको नहीं लगता ये दोनों इकट्ठे मिलकर एक बड़ा थ्रेट बन सकते हैं भारत के लिए? क्योंकि मरा हुआ जो ये होता है गधा जो होता है, वो दो अगर इकट्ठे हो जाएं तो बहुत ज़्यादा सड़यान भी वो क्रिएट करते हैं। ये तो गधे नहीं है, ये तो है ही सुअर। सर जी आपकी बात सही है कि ये दो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट में इनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है गजवाए हिंद। बट आपको समझना पड़ेगा कि आप इन लोगों से अगर डील करना है तो आपको इनको चोक करिए, इनको इकोनॉमिकली चोक करिए, इनके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को आपको इसका फायदा उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश में एक प्रो इंडिया नैरेटिव बनाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं। हमें सिर्फ स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आप जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये गलत हो रहा है। कराची में जो हिंदू लड़कियों के साथ जो 12-13 साल की लड़कियां हैं, वो 60-70 साल के मर्दों के साथ उनकी शादी की जा रही है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्स स्लेवरी व्हिच इज हैपनिंग इन मॉडर्न पाकिस्तानी सोसाइटी। लेकिन कौन करेगा इसको? आवाज कौन उठाएगा? This is the work the government has to do. This is the work the foreign minister has to do. हमारे जयशंकर को जाके वहां पे बोलना चाहिए। I am appalled to see the conditions of the Hindu girls in Pakistan. They are being forced to go into sex slavery. The international community that is happening. This is a Hindu genocide and extermination. क्यों नहीं देते स्टेटमेंट? What substance? We have to become, आपने जैसे बोला ना, proactive, preemptive strike. We have to do that. We have to do similar. सर मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट करेगी। करना चाहिए और करने में वो फर्क है। मैं बार बार बोलता हूं ये एक्शंस गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, लेकिन लेती नहीं है। ना ही हमने पिछले 10 सालों में इनको ये एक्शन लेने के लिए हमने कभी देखा है। सर इसका बताइए मुझे, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटीज हुई हैं, सारी दुनिया ने देखी हैं, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। आज 5 महीने के बाद उन्होंने बोल दिया वी आर टेकिंग अ नोटिस ऑफ दैट। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
सर ये तो एक तरह से बहुत बड़ा आई विल से फॉरेन पॉलिसी गूफअप है कि आप अभी तक आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। आपने सब स्टेटमेंट दिया जब आपने कोई मुकुट आपने एक मुकुट दिया था और एक शक्तिपीठ पे स्थापित किया, वो मुकुट जो चोरी हो गया था, के रिस्पॉन्स में बात किया है। आपको हिंदू लड़कियों का रेप नजर नहीं आ रहा है, आपको हिंदुओं को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, उनको नहीं रहा है, उनकी दुकानें लूट रही है, वो सब क्यों नहीं नजर आ रहा है। गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, वी हैव टू एक्नॉलेज इट। और हमें मैंने जैसे आपको बोला है, जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट फेलियर होती है, वी हैव टू स्ट्रांगली से दैट यू हैव फेल्ड। एंड तो सर हमारा काम ही वही है कि वी हैव टू सी कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी हुई है, बोलिए। बोलना हमारा काम है, बोलना। और अगर सोए हुए हिंदू अगर सब बोलना चालू कर देंगे तो गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा। दिस गवर्नमेंट इज रन बाय पब्लिक परसेप्शन। मोदी गवर्नमेंट पूरा पल्स लेते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक की पल्स लेके काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो यहाँ की भारत की हिंदू जो हिंदूज हैं, भारत के हिंदू, वो सोए हुए हैं। सर आप ये बताइए, एक कॉकरोच कहीं भी दुनिया में मरता है, इनके यहाँ पे हाय ऐसे सांस रुकना शुरू होता है कि हमारा कॉकरोच मारा गया। हिंदुओं के लाखों हिंदू मारे गए बांग्लादेश में, एक भी प्रोटेस्ट नहीं है हिंदू कम्युनिटी की तरफ से बांग्लादेश जो एम्बेसी है उसके बाहर। सर वो छोड़िए, अमेरिका में इतने सारे भारतीय हैं, हैव दे एवर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बांग्लादेश एम्बेसी इन यूनाइटेड स्टेट्स? Have they protested against the Bangladesh embassy in United Kingdom? Have they protested against the Bangladesh embassy in Canada? कनाडा में देख लीजिए, वहां पे खालिस्तानी आर डायरेक्टली टारगेटिंग आवर डिप्लोमेट। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने आज उन्होंने अपना हाई कमिश्नर उधर से बुलाया है। सर इतनी बेइज्जती तो इंडियन गवर्नमेंट झेल रही है ना। आपके एम्बेसी पे आके खालिस्तानी और पाकिस्तानी ने कितनी बार अटैक किया है। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, काउंटर चीजें करनी जरूरी है। सर आपको उनकी एम्बेसी भी है इंडिया में। समझाने का एक तरीका होता है, सब समझ में आता है अगर विल हो तो। नो बट देन अमेरिकन है, कैनेडियन, इंडियंस को आप बोलते हैं कि भाई इनको जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो बोलते हैं आप भारत में बैठकर जहां पर हर चीज आपके कंट्रोल में है वहां पर आप प्रोटेस्ट नहीं करते, आप वहां पे कीजिए, हम भी कर देंगे। सर यहाँ पे तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है ना। आज इंडियन गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, इंडियन गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। उनको सपोर्ट, उनको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा इनके एम्बेसीज को। सर वो प्रोटेक्ट करें, लेकिन हम तो जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो भारतीय हैं वो तो जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन ऑर्गेनाइज ऑल दिस थिंग्स। कर सकते हैं, प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं, आपकी बात सही है। यस। तो यहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी दिल्ली क्या कर रही है? सारी एम्बेसीज दिल्ली में है ना। तो स्टेट यूनिट ऑफ दिल्ली बीजेपी, वहीं पे हमारे प्रधानमंत्री भी है, हमारे होम मिनिस्ट्री भी है, केशव कुंज भी दिल्ली में है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं आपके नेता? मुझे लगता है ये सारे काम करने के लिए मुझे ही भारत में आना पड़ेगा, और हर रोज़ कभी कैनेडियन एम्बेसी के बाहर उनका फ्लैग लेकर मैं फुटबॉल पे लगाकर उसके साथ मैं फुटबॉल खेलूंगा। वहाँ पर और कोई मेरे पीछे खड़ा नहीं होगा, मुझे अकेले ही ये काम करना पड़ेगा। और बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर खड़े होकर मुझे ही ये बैनर लगाने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि जो वहाँ पे जो लीडरशिप है, जो यूथ विंग है या बीजेपी की जो है, वो कोई भी ऐसे काम करने वाली है। सर कनाडा में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर की एफिजी जलाते हैं, उनको चप्पल मारा हुआ दिखाते हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट वहाँ पे रैली निकलती है जिसमें इंदिरा गांधी के स्टैच्यू के साथ को बताया जाता है कि गोली मारी हुई है।
The Canadian government allows all sorts of separatist activities on their soil. हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. How long we can tolerate this shit? जयशंकर जी अपना स्टेटमेंट कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन ऑफिस के अदर आर्म उनको भी काम करना पड़ेगा ना. बट आई थिंक सो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसे भी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग, जैसे आपने पहले बोला है, गवर्नमेंट देखती है कि परसेप्शंस क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं. जब गवर्नमेंट देखती है कि लोग भी सड़कों पे आ रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेश की एम्बेसी है, कनाडा की एम्बेसी है, उसके बाहर जाकर वही सब कुछ किया जो वहाँ पर खालिस्तानी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उसके बाद इसको फिर उजागर करती है, या अब बोलिए कि इसको मीडिया के थ्रू इसको स्प्रेड भी करती है. और ऐसा ही होता है जब हम अपने कंट्री के लिए, जब हमें प्यार होगा, हम बाहर निकलेंगे तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी होगी. हम तो अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं है सर, अपने कंट्री के साथ क्या होंगे. सर जी, आज भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे हिंदू कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं. आपको एक विश्लेषण बता देता हूँ. अयोध्या में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, अयोध्या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है फैजाबाद की, उसमें 1,04,000 वोट हिंदू ने बीजेपी को दिए थे, और समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको 1,00,000 वोट मिले थे. अयोध्या में 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है. तो अगर समाजवादी पार्टी को 40,000 वोट अपने समझ लेते हैं कि मुस्लिम के मिल गए, तो 60,000 हिंदू ने भी तो उनको वोट किया है. और ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलाई थी. उसके बावजूद भी 60,000 हिंदू ने समाजवादी पार्टी को वोट किया. मैंने आपने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था, हिंदू को बोला था कि आपको 52% वोट शेयर चाहिए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए, और मैं ऑप्टिमिस्टिक भी था कि शायद हो जाएगा. अब हिंदू को जागना जरूरी है, अब भारतीयों को जागना जरूरी है, नेशनलिस्ट इंडियंस को जागना जरूरी है. मॉडरेट मुसलमान जो चुप घर पे बैठे हुए हैं और वो अपने जिहादी भाइयों की बात करते ही नहीं है. द मॉडरेट मुस्लिम, दे नीड टू स्पीक अप. व्हाई आर दे नॉट स्पीकिंग अप? चुप क्यों हैं? द हिंदू शुड आस्क द मॉडरेट मुस्लिम्स एज वेल. I agree with you कि the questions मैं have to agree be करता asked. हूँ. The right questions have to be asked. If you are asking your leadership, you need to ask the other side as well. But why are you quiet? Why are you maintaining a selective silence? आपको जब आपका फायदा होता है तब चिल्लाते हो, बाकी टाइम पे चुप क्यों बैठे रहते हो? बिल्कुल राइटली सेड. जो देखो मुद्दा है कि हमारे दोनों बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा स्यापा है. आप सोच कर देखिए सर, नेपाल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी चाइना में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, नीचे श्रीलंका में प्रॉब्लम्स है, मालदीव्स में प्रॉब्लम है. अब भारत जो है वो सारी कंट्रीज, वो कंट्रीज के साथ घिरा हुआ है जो सारी की सारी प्रॉब्लम के अंदर हैं. वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब हमें भी आवाज़ अपनी उठानी पड़ेगी ताकि उनकी कंट्रीज़ में प्रॉब्लम और बढ़े, ताकि वो हमारे अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बजाय अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझे रहें. और इसमें थोड़ा सा जो भारत के लोग हैं उन्हें भी सड़कों पे आना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आग लगानी चाहिए, बट इनकी एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं. सर एक चीज नोट करिए, ईरान इतनी बातें कर रहा था, थोड़े दिन पहले 4-5 महीने पहले उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो हेलीकॉप्टर क्रैश में वो मारे जाते हैं. अभी जो प्रेसिडेंट आया है वो ही इज नॉट एज फंडामेंटलिस्ट एज इब्राहिम रेस जो मारे गए थे. आपने सुना होगा द सन ऑफ द प्रिंस ऑफ ईरान, जो मतलब लेट किंग का सन है, वो बोल रहा है कि आई एम विलिंग टू कम टू ईरान एंड लीड द डेमोक्रेटिक चेंज हियर. ये ऐसे ही हो रहा है. आपने खुद ही बताया था कि ईरान का जो IRGC का जो हेड है, सैनी क्या नाम है उसका, he turned out to be a Mossad chief. सर आपको काम करना पड़ेगा. यू नीड टू लर्न फ्रॉम द अमेरिकन, यू नीड टू लर्न फ्रॉम CIA. हम सिर्फ बोलते रहते हैं CIA ये करता है, सीखे उनसे.
हमें अपने ऑपरेटिव भेजने पड़ेंगे उधर, लीडरशिप चेंज करानी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ सकता है हमें। वाई आर वी नॉट डूइंग दैट? आपको आपके चलिए, अब आपको ये आपके क्वेश्चंस तो अब जो इंडियन गवर्नमेंट से पूछने पड़ेंगे कि सर भैया आपको आप जो पता है ये करना है तो करते क्यों नहीं है। सर आपको राव को छोड़ देना पड़ेगा, आईबी और एमआई को, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस को पूरे पावर दे दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हमारे हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर सिर्फ डिफेंड करना जानते हैं, उनको अटैक की परमिशन ही नहीं दी हुई है। जिस दिन वो ये काम हुआ और फंडिंग हुई, आई कैन से ओवरनाइट, जो कराची में बैठा हुआ है वो भगोड़ा है, वो वही जाके बैठ जाएगा, जो 30 साल से कराची में बैठा हुआ है और पूरी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को चला रहा है, उसको भी यूएई भागना पड़ेगा। मुझे लगता है सुमित जैन को वापस आना पड़ेगा। ये सारे काम तभी होने हैं, उसके बिना ये काम नहीं हो सकते। और आपको मालूम है कि मैं जिस दिन आ गया और इस पर घुस गया तो मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, क्योंकि मैं तो किसी की वैसे ही परवाह करता नहीं हो, इन कॉकरोचों की तो मैं वैसे ही परवाह नहीं करता हूँ। तो मेरी चीज़ बिल्कुल सही बात है आपकी कि गवर्नमेंट को जो है करना पड़ेगा, इनको पता है कि क्या करना है। पब्लिक को भी कुछ काम करने पड़ेंगे ताकि सर गवर्नमेंट हमारी बात सुने। सर पब्लिक को डिमांड करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल द पब्लिक डिमांड, नथिंग विल हैपन। प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखिए, प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करिए, नमो ऐप, गवर्नमेंट ने तो, प्राइम मिनिस्टर हैज ओपन सो मेनी एवेन्यूज टू कनेक्ट विद देम। आप फेसबुक पे लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, नमो ऐप पे लिखिए, डायरेक्ट ईमेल करिए, change.org पे पिटिशन करिए। जब वो देखेंगे इतना सारा सपोर्ट आता है तो करना पड़ेगा। आज जूस अपनी गवर्नमेंट को छोड़ेंगे नहीं। अगर बेंजामिन नेतान्याहू ने अगर कोई भी मिस्टेक करेगा तो नन ऑफ द जूस विल लीव द, क्योंकि जूस करते हैं तब जाके उनकी गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ पे तो हिंदू सोए हुए क्या, कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता है। हमारे हिंदू कब जागेंगे मालूम नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ हिंदुओं को जगाने के लिए। अभी महाराष्ट्र की मुहिम हमने शुरू करी है कि हिंदुओं जाग जाओ, ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। अगर ये कांग्रेस के हाथ में आ गया, ये चूस देंगे। इन्होंने हिमाचल जैसे जो एक स्टेट है उसको नहीं छोड़ा, वहाँ तो हगने के लिए भी आपको 25 रुपये देने पड़ते हैं। महाराष्ट्र में ये क्या कुछ करेंगे आप सोच कर देखिए। और हिंदू आपके हाथ में है, महाराष्ट्र भी और इस देश का फ्यूचर भी। लेकिन आप हमेशा ही गलत साइड पर खड़े होते हैं, गलत लोगों का साथ देते हैं, इसीलिए आपकी वैल्यू कोई भी नहीं करता। सर हिमाचल छोड़िए, तेलंगाना में देख लीजिए क्या हाल किया है उन्होंने। आप कर्नाटका देख लीजिए, वो तो ये, और महाराष्ट्र अगर इनके हाथ में आ गया, महाराष्ट्र है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। 40% इनकम टैक्स कलेक्शन, सारे कलेक्शन उधर से आते हैं, सारे कॉर्पोरेट उधर लोकेटेड है। तो अब अगर इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है तो फाइनेंशियल कैपिटल उनके हाथ में आ गया तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी इनके हाथ में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। If Congress wins, the economic sovereignty of India is at risk. तो अब ये छोड़ते हैं इसके ऊपर डिटेल में दोबारा से बात करेंगे। मुद्दा था कि ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से पंगा है, दोनों ही गजबे हिंद के सपने देखने उन्होंने शुरू कर दिए हैं और डेट भी दे दिया है कि मोदी जी 2026 में रिटायर कर जाएंगे और इन्होंने सितंबर में रिटायर करना है। अक्टूबर में हम अपने सारे जिहादियों को भारत के ऊपर चढ़ाई कर देंगे और अंदर से भी आग लगाएंगे और इसके टुकड़े करेंगे। यानी कि हम उनके टुकड़े करने की बात बोलते हैं, वो हमारे टुकड़े करने की सोच रहे हैं। और इसको अगर ख़त्म करना है, ये इस सोच को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, तो कांग्रेस जैसी घटिया पार्टियों को हमें थोड़ा टिकाने पे लगाना पड़ेगा, यानी कि जुत्ती के नोक पर उनको रखना पड़ेगा, वरना वो हमें जुत्ती की नोक पर रखने वाले हैं। अब मुद्दा हमारे पास है, बटन हमारे हाथ में है दबाने के लिए। कैसे करना है मुझे समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उमेश जी, थैंक यू सो मच। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये कि पाकिस्तान में आग लगती जा रही है, बांग्लादेश में आग लगी है और दोनों अपनी आग को बुझाने की बजाय भारत में आग लगाना चाहते हैं। और भारत में आग को बुझाने का या शुरू ना हो उसका तरीका एक ही है कि अब जैसे महाराष्ट्र दिल्ली की इलेक्शंस हैं उसमें
हम अपनी ही गवर्नमेंट को लेकर आएं जो राष्ट्र के बारे में सोचती है, ना कि राष्ट्र को तोड़ने के बारे में, जिस तरह से राहुल गांधी सारा टाइम सोचता रहता है। तो दोस्तों, आई होप यू नो व्हाट टू डू, एंड थैंक यू उमेश जी फॉर दिस वंडरफुल टॉक, एंड नेक्स्ट टाइम विल टॉक समथिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वन। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। जय श्री राम।